12 जून 2025 दोपहर 1:30 AI-171 ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। 1:18 पे जहाज रनवे की तरफ रवाना होता है। जहाज में बैठा एक मुसाफिर आकाशविद सा कुछ अजीब दिखता है। सिर्फ एक इब्तदाई रिपोर्ट जारी की गई, बगैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या सवालात के। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 12 जून 2025 का दिन एक और खौफनाक अलविदा के तौर पर तारीख में रकम हो गया। एयर इंडिया की परवाज़ AI-171 की एक जदीद तरीन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो हज़ारों मील का सफ़र किसी रुकावट के बगैर मुकम्मल कर सकता था, अहमदाबाद से लंदन की परवाज़ के दौरान सिर्फ 34 सेकंड बाद तबाह हो गई। 240 से ज़ायद लोग इस हादसे में जान की बाजी हार गए। ये कोई आम फिजाई हादसा नहीं था। इसके पीछे ऐसी कहानियाँ, खामियां, साजिशें और गफलतें छुपी हुई हैं जिन्हें आप जानकर आपको यकीन नहीं आएगा। क्या ये हादसा महज इत्तेफाक था, या एक नाकाबिले माफी तकनीकी नाकामी, या फिर ये उस लालच का नतीजा है जो इंसानी जिंदगी से ज्यादा मुनाफा को अहमियत देता है? ये हादसा एक कहानी है लापरवाही की, गफलत की, साजिश की और शायद दानिस्ता खामोशी की। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ इस हादसे की मुकम्मल तहकीकात करेंगे, बल्कि आपको वो सच दिखाएंगे जिसे दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी, हुकूमतें और इदारे शायद छुपाना चाहते हैं, और हर उस इदारे को कटोरे में लाएंगे जो इस सारे का जिम्मेदार है, चाहे वो बोइंग हो, एयर इंडिया हो या हुकूमत। दोस्तों, 12 जून 2025 दोपहर 1:30 AI-171 ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। जहाज इससे पहले दिल्ली से आया था और एक ही दिन में 3 फ्लाइट्स मुकम्मल कर चुका था। परवाज में 230 मुसाफिर, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट सवार थे, कैप्टन समीत सुबरवाल और को पायलट क्लाइव कुंडर। 270 से ज्यादा अफराद हलाक, सिर्फ एक जिंदा बचता है, विश्वास कुमार रमेश, सीट नंबर 11A पर बैठा बरतानवी शहरी। जाने वाला कहता है कि लाइट्स चमक रही थी, एक जोरदार आवाज आई और फिर जहाज नीचे आ गिरा। दोस्तों, हादसे से पहले 11:25 पे अमले के सांस के नमूने का टेस्ट हुआ, जो कि नॉर्मल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पायलट्स गुज़िश्ता 24 घंटों में मुकम्मल आराम याफ्ता थे और 12:30 बजे अमला बोर्डिंग गेट पर मौजूद था और फ्री फ्लाइट चेक शुरू हो चुके थे। मौसम और हवा की रफ्तार भी मुकम्मल तौर पर नॉर्मल थी और 54,000 लीटर फ्यूल मौजूद था। वजन भी मुजाज हद के अंदर था। कोई खतरनाक सामान या कार्गो तैयारे में मौजूद नहीं था और ठीक 1:18 पे जहाज रनवे की तरफ रवाना होता है। सब कुछ नॉर्मल, हर चीज ग्रीन जोन में। रनवे 23 से टेक ऑफ शुरू होता है। जहाज में बैठा एक मुसाफिर आकाशविद सा कुछ अजीब दिखता है। इसके मुताबिक जहाज के परों की फ्लैप्स बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे। एसी नहीं चल रहा था, एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था। ये महज शिकायत नहीं थी, ये हादसे से चंद घंटे पहले का अलार्म था जिसे नजरअंदाज किया गया। दोस्तों, 1:38:44 पर जहाज ने रनवे 23 पर परवाज की और 1:38:55 में जहाज 625 फीट की बुलंदी तक पहुंचता है। दोस्तों, तैयारे की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 180 नॉट्स तक पहुंचती है कि अचानक इनहेंस्ड एयरबोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर EAFR रिकॉर्ड करता है कि दोनों इंजन्स का फ्यूल सप्लाई बंद हो चुकी है। फ्यूल कट ऑफ स्विच जो दोनों पायलट्स के दरमियान होता है, रन से कट ऑफ पोजीशन पे चला जाता है। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम वक्त में हो जाता है। दोस्तों, ये स्विच ऑफ 3 मौके पर इस्तेमाल होता है: इंजन शुरू करने के लिए, पार्किंग के बाद इंजन बंद करने के लिए, या फिर दौरान परवाज किसी इमरजेंसी में इंजन बंद करने के लिए। फ्यूल बंद होते हैं। फ्यूल बंद होते ही इंजन की ताकत खत्म हो जाती है। दोस्तों, 1:38:47 में EAFR बताता है कि इंजन के N2 वैल्यूज कम हो चुके हैं, यानी इंजन की ताकत खत्म हो रही है, और RAT यानी रैम एयर टर्बिन और हंगामी हाइड्रोलिक पंप जहाज को बिजली देने की कोशिश करते हैं। पायलट्स तैयारा बचाने की कोशिश करते हैं।
और ठीक 1:38 में इंजन का एक फ्यूल स्विच दोबारा रन पर लाया जाता है। 1:38 में इंजन 2 का फ्यूल स्विच भी दोबारा ऑन किया जाता है। और अब सबसे अफसोसनाक लम्हा आता है जब 787 की फेडिस सिस्टम यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल के तहत इंजन खुद ब खुद दोबारा ऑन होने लगते हैं। यानी कि एग्जिस्ट गैस टेम्परेचर EGT की रीडिंग बताती है कि इंजन दोबारा काम करने लगे हैं, मगर इंजन 1 बहाल हो जाता है। इंजन 2 दोबारा चलने के बावजूद ताकत पैदा नहीं कर पाता। दोस्तों, अगर तैयारा कुछ बुलंदी पर होता तो एक इंजन पर भी वो वापस लैंड कर सकता था, मगर पायलट्स के पास न बुलंदी थी न वक्त। दोस्तों, अगर हम इसे डीपली देखें तो उसके 2 मुमकिन वजूहात हैं, एक तकनीकी खराबी या फिर इंसानी गफलत। इसको हम 6 हिस्सों में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, फ्लाइट कंट्रोल्स की नाकामी। फ्लिप्स रीट्रैक हो चुके थे जबकि इन्हें डिप्लॉय होना था। लैंडिंग गियर बाहर ही रहा, शायद पावर ही ना थी रीट्रैक करने की। पायलट्स तजुर्बाकार थे, इसलिए ह्यूमन एरर का इम्कान कम था। नंबर 2, RAT का निकलना यानी कि टोटली पावर लॉस। RAT की मौजूदगी का मतलब है कि ना सिर्फ इलेक्ट्रिकल बल्कि हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो चुका था। नंबर 3, डुअल इंजन फेलर। पायलट ने आखिरी कॉल में कहा नो थ्रस्ट। थ्रस्ट ना होने का मतलब होता है कि इंजन काम नहीं कर रहे थे, शायद फ्यूल तक नहीं पहुंचा। नंबर 4, फ्यूल कंटामिनेशन। सबसे मजबूत थ्योरी, फ्लाइट के दौरान भरे गए फ्यूल में पानी, मिट्टी या बैक्टीरिया की मौजूदगी। 2019 में बोइंग 787 के साथ ऐसा जापान में हो चुका है। नंबर 5, इलेक्ट्रिकल फेलियर। बोइंग के जनरेटर्स की खराबी, इलेक्ट्रिक पावर यूनिट भी शामिल, शायद वक्त में फॉल ना हो पाई। नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। बोइंग के अंदरूनी कारकुनान के बयानात, मेटल के टुकड़े अक्सर वायरिंग के साथ मिल जाते थे। हमें खामियां रिपोर्ट न करने पर मजबूर किया जाता था। मैं कभी ड्रीमलाइनर पर सफर नहीं करूंगा, ये बात साबिक क्वालिटी मैनेजर ने कही। अब बात करते हैं हम बोइंग का मतनाज़ा माजी के बारे में। दोस्तों, 2013 में ड्रीमलाइनर को बैटरी ओवरहीट होने पर ग्लोबली ग्राउंड कर दिया गया था। 2018 से 2019 तक मैक्सिमम बोइंग 737 के 2 हादसा 346 अफराद हलाक हो चुके थे। बोइंग ने $1.1 बिलियन में US जस्टिस डिपार्टमेंट से सेटलमेंट की हुई थी। साबिक इंजीनियर सैम सल्फर का 2024 में बयान था कि ड्रीमलाइनर गलत तरीके से जोड़े जा रहे हैं, यह हवाई जहाज हवा में टूटे जा सकते हैं। दोस्तों, चाहिए एयर इंडिया की भी कोताही हो सकती है। 2023 और 2025 में इस जहाज के इंजन की मुरम्मत हो चुकी थी। आखिरी मुकम्मल चेकअप जून 2023 में हुआ, अगला दिसंबर 2025 में मुतवक्का था और मई 2024 में 300 एयर इंडिया क्रू ने इज्तिमाई सिक लीव ली, थकन बद इंतजामिया की वजह से। और DGCA ने बताया कि जुलाई 2023 में 13 सेफ्टी पॉइंट्स कभी ऑडिट ही नहीं हुए और एयर इंडिया जाली ऑडिट रिपोर्ट्स बना रहा था। क्या बोइंग, एयर इंडिया या DGCA किसी को भी सजा मिलेगी या यह हादसा भी सिर्फ एक फाइल हद तक महदूद रह जाएगा? क्या तरक्की पजीर ममालिक को दानिस्ता खराब जहाज बेचे जा रहे हैं? दोस्तों, ये महज एक हादसा नहीं था, ये इंसानी जानों का मुनाफा से कम अहम समझने का अंजाम है। दोस्तों, फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स से हासिल शुदा इब्तदाई शवाहिद में ब्लैक बॉक्स, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों बाजियाब हो चुके हैं। आवाजें, थ्रस्ट की शिकायत, वार्निंग सिस्टम्स की गैर मौजूदगी बताई जा रही है। ड्रीमलाइनर में पहले भी ओवरहीटिंग, बैटरी फेलर, स्मोक इंसिडेंट्स हो चुके हैं। दोस्तों, एक 17 साल लड़का आर्यन जो एयरपोर्ट के करीब रिहाइश पजीर था, वीडियो बनाता है। वीडियो में क्या दिखाया गया कि लैंडिंग गियर ऊपर नहीं हो रहे हैं, विंग फ्लिप्स दुरुस्त पोजीशन में नहीं है और कुछ ही लम्हे बाद तैयारा नीचे गिरने लगता है और ठीक 1:39 और 13 सेकंड पर ये जहाज मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरता है। 34 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता है। दोस्तों, 2013 में ड्रीमलाइनर्स को ग्राउंड किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा ने रिपोर्ट किया मेटल शेविंग्स गलत जोड़े गए हैं और क्वालिटी इंश्योरेंस की कमी है।
बोइंग के वर्कर्स ने खुद एतराफ किया, हम खुद इन तैयारों पर सफर नहीं करते। जॉन बर्नेट जो कि बोइंग के क्वालिटी मैनेजर है, उसने कहा कि ये जहाज 10 से 12 साल में तबाह हो जाएगी और ये जहाज 11 साल पुराना था। दोस्तों, क्या ये एयर इंडिया की कोताहियां हैं? 2021 में इसी तैयारे में फ्यूल लीक की शिकायत, मार्च 2025 में दाएं इंजन की मुरम्मत, अप्रैल 2025 में बाएं इंजन की मुरम्मत, आखिरी कॉम्प्रिहेंसिव चेक जून 2023 में हुआ। एयर इंडिया की मेंटेनेंस कंपनी अब भी हुकूमती है। 2012 को 11 खतरनाक ड्रीम लाइन्स तैयार किए गए, जिसमें से 6 इंडिया को बेचे गए, जिनमें से एक यही तैयारा था। दोस्तों, 2023 में DGCA की ऑडिट रिपोर्ट 13 में से अक्सर सेफ्टी पॉइंट्स ऑडिट ही नहीं हुए। रिपोर्ट्स में जालसाजी, खाने में फूड पॉइजनिंग जैसे वाकयात, क्या हुकूमत भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है? दोस्तों, ये एक मल्टी लेयर फेलियर था, जहां एक खराब तैयारा, नाकिस मेंटेनेंस, मुमकिन ईंधन की खराबी और बोइंग की गफलत सब ने मिलकर 270 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। ये महज एक हादसा नहीं, ये इंसानी जानों के साथ खेलने की एक दास्तान है। दोस्तों, हमने से अक्सर लोग हवाई सफर को महफूज समझते हैं, लेकिन यह हादसा हमें याद दिलाता है कि जब ताकतवर इदारे मुनाफा को इंसानी जानों से मुकद्दम रखें, ऐसे हादसात होते रहते हैं, वो जुर्म बन जाते हैं। दोस्तों, कैप्टन स्टीव के मुताबिक 42 सेकंड पर पहला फ्यूल स्विच ऑफ हुआ और 43 सेकंड पर दूसरा स्विच ऑफ हुआ। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने ऑफ क्यों किया? दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। अब यहाँ अहम बात यह है कि अगर किसी ने गलती से स्विच ऑफ कर दिए थे तो फौरन वापस ऑन कर देने चाहिए थे, मगर यहाँ 10 सेकंड की ताखिर हुई, यानी कि पहला स्विच ऑफ, दूसरा स्विच ऑफ, सवाल जवाब, और फिर 10 सेकंड के बाद दोबारा ऑन किया गया। ये सब जाहिर करता है कि ये अमल जानबूझकर किया गया था। कैप्टन स्टीव का कहना है कि ये मेरी जाती राय है। मेरे ख्याल में कैप्टन लेफ्ट सीट ने ये सब कुछ पहले से मंसूबाबंदी के तहत किया। ये एक परफेक्ट मर्डर सुसाइड कवर अप था। कैप्टन ने आखिरी लम्हे में मैडे 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 कहा, जो बहुत ठंडे दिमाग और रिहर्सल किए गए अंदाज में था। ये एक्टिंग लगती है। ये पायलट ने जानबूझकर दोनों स्विचेस बंद किए। दूसरे पायलट फर्स्ट ऑफिसर का सवाल, तुमने क्यों किया? जवाब, मैंने नहीं किया। और फिर वो इंतजार करता रहा इतनी देर में जहाज जमीन से टकरा गया। उन्होंने लैंडिंग गियर तक नहीं उठाया, मतलब कि पॉजिटिव ब्रेक गियर अप का हुक्म कभी नहीं आया। दोस्तों, आखिर में ये एक मंसूबाबंदी खुदकशी थी जो इस अंदाज में की गई कि शक ना हो। मैं जानता हूँ मेरी ये बात मुतनाज़ा हो सकती है, मगर मैं अपने तजुर्बे और इस रिपोर्ट के तफसीली मुशाहिदे के बाद ये नतीजा कस करता हूँ। अगर आखिर में ये बात साबित हुआ कि मैं गलत हूँ तो मैं एक और वीडियो बनाकर अपनी गलती तस्लीम कर लूँगा। आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों, हादसे के एक माह बाद हुकूमत ने चुप तोड़ी तो मगर सिर्फ एक इब्तदाई रिपोर्ट जारी की गई, बगैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या सवालात के। यही वजह है कि सवालात और अफवाहों का तूफान आ गया। फ्यूल कट ऑफ स्विच किसने की और क्यों बंद की? ये स्विच खेल का खिलौना नहीं होता है, इसमें लॉकिंग फीचर और स्प्रिंग लोड गार्ड होता है। यह हादसाती तौर पर बंद नहीं हो सकता। दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे कि पायलट 100% मासूम था, मगर जिस तरह रिपोर्ट ने सिर्फ पायलट पर जोर दिया और फ्यूल स्विच मसले को नजरअंदाज किया, वो काबिल तशवीश है। रिपोर्ट ने वाज़े बताया कि फ्यूल आउट हो गया था, मगर ये नहीं बताया कि क्यों, कैसे। कोई कैमरा कॉकपिट में मौजूद नहीं था। पिछली फ्लाइट AI-432 में भी ये खराबी का कोड आया था। दोस्तों, ये रिपोर्ट जुम्मे की रात आधी रात को जारी की गई। इब्तिदाई रिपोर्ट में वजूहात का तयन नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ वाकयात बयान किए जाते हैं। मुकम्मल हतमी रिपोर्ट आने में दो से 1 साल लग सकते हैं। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तफसीलात शामिल है किया। यहाँ से माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि शायद ये कोई ज़हनी दबाव या जज्बाती कैफियत का नतीजा था, क्योंकि ऐसा कदम पायलट की तरफ से जानबूझकर किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि टीम में एविएशन साइकोलॉजिस्ट भी शामिल किया गया है। ये इशारा है कि मामला सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि इंसानी रवैये से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। दोस्तों, कोई भी पायलट हो, इसने जानबूझकर फ्यूल कंट्रोल बंद किए। इसकी तस्दीक वॉइस रिकॉर्डर और डेटा रिकॉर्डर दोनों से होती है। कोई भी तरबियत याफ्ता पायलट टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजन बंद नहीं करता। ये वाज़ेह है कि ये एक इंसानी फैसला था, गलत या दानिस्ता। और इन तमाम बातों से हमें कैप्टन स्टीव का कहना बिल्कुल सही लग रहा है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हादसा दोबारा ना हो तो आवाज उठाएं, बोइंग को, एयर इंडिया को और हुकूमत को जवाबदेह बनाएं।
हमें आवाज उठानी होगी ताकि अगली बार कोई और विश्वास रमेश किस्मत का मोहताज ना हो। हमें आवाज उठानी होगी, हमें सवाल पूछने होंगे ताकि कल को कोई और जहाज यूं ना गिरे, कोई और माँ का बेटा इस तरह ना गिरे। अगर आप भी इस वीडियो को मुफीद समझते हैं तो इसे जरूर शेयर करें।